2 बार वोट देने के अधिकार का परिणाम क्या हुआ? 1 बार वोट देने से हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते और हमारे 119 लोग चुनकर चले जाते, हमारा मामला खत्म। अभी दूसरी बार जो वोट देने का अधिकार होता तो उससे क्या होता? उससे बैकवर्ड क्लासेस के लड़ने झगड़ने वाले लोग चुनकर भेजते और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो केवल ऐसे ही लोग चुनकर भेजते जो संसद में हमारे हक की बात करेंगे, उनको हम चुनकर भेजेंगे। जो हमारे हक के विरोध में बात करेंगे ऐसे लोगों को हम लोग क्यों वोट देंगे? क्योंकि हमारे प्रतिनिधि तो पहले ही हमने चुन लिए। समझ रहे ना? ये जो सारा सिस्टम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने डेवलप किया था, ये बहुत लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक वोट से हम अपने प्रतिनिधि चुनकर देते, दूसरे वोट से हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, हमारे लिए भी लड़ाई झगड़ा करने वाले और अपने लिए भी लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग चुनकर देते। दूसरा, ड्यूअल वोटिंग का दूसरा फायदा क्या होता? जो ब्राह्मण हमारे पास वोट मांगने के लिए आता, क्षत्रिय आता, वैश्य आता, हम उसको कहते भाई तुमने अनटचेबिलिटी निर्माण की, तुम ऐसा करो 15 दिन के बाद आ जाओ, 15 दिन में अनटचेबिलिटी खत्म कर दो और फिर हमारे पास वोट मांगने के लिए आ जाओ, तुमको दे देंगे। बात समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं? हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती जो बाबा साहब अम्बेडकर ने डिवाइस किया था ये मेथड। हम उन ब्राह्मणों को, क्योंकि अनटचेबिलिटी उन लोगों ने निर्माण की, अगर वो हमारा वोट मांगने के लिए आते, हम उनको कंडीशन लगाते भाई ये अनटचेबिलिटी खत्म कर दो, खत्म करेंगे तो आपको वोट देंगे, क्योंकि हमने तो हमारे प्रतिनिधि चुन लिए, अब उनको अपने प्रतिनिधि चुनना है। जब उनको अपने प्रतिनिधि चुनना है तो हमारी कंडीशन मानने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। 2 बार वोट देने के अधिकार से क्या होता जानते हो? अनटचेबिलिटी खत्म हो जाती। अगर आज भारत में अनटचेबिलिटी है, अगर आज आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, तो मैं ये मानता हूं कि ये 2 बार वोट देने का अधिकार अगर खत्म ना हुआ होता तो अनटचेबिलिटी खत्म हो गई होती। अगर अनटचेबिलिटी आज बरकरार है और अगर कोई मुझे पूछे कि अनटचेबिलिटी आजाद भारत में 60 साल आजादी को होने के बाद भी अगर बरकरार है तो उसके लिए एक आदमी का नाम बताओ जिसकी वजह से यह बरकरार है, तो मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर भारत में अनटचेबिलिटी बरकरार है तो केवल मात्र गांधी की वजह से है। गांधी के चेले चपाटे प्रचार करते हैं कि गांधी की वजह से अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। मैं कहता हूं गांधी की वजह से ही अनटचेबिलिटी बरकरार है। अगर गांधी के चेले चपाटे मेरे साथ टीवी पर बहस करना चाहते हैं तो मैं दस्तावेजी प्रमाण पर प्रमाणित कर दूंगा। अगर वो टीवी पर नहीं आना चाहते तो मंच हमारा, माइक हमारा, सुनने वाले हमारे, खर्चा हमारा, पैसा हमारा, टाइम हमारा, बुद्धि हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। तुम आकर कहो, तुम आकर कहो। तो कुछ लोग कहते नहीं गलती तो हुई है मगर वामन मेश्राम इसका डंका बजाना चाहता है। गलती तो हुई है मगर वामन मेश्राम इसका डंका बजाना चाहता है, एक गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता है। मैंने कहा एक गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है। आने वाली नस्लों को अगर अपना भविष्य तय करना है तो उनको अपना इतिहास जानना जरूरी है। और इसलिए ये इतिहास में लोगों को डंका बजाकर बता रहा हूं और बताना चाहता हूं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का मामला नहीं है, ये उससे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए साथियों, पूना पैक्ट के जो 2 अधिकार खत्म हुए उससे भयानक परिणाम हुआ, बहुत ज्यादा परिणाम हुआ। और ये जो भयानक परिणाम हुआ, अगर
ये पुनः पैक्ट होने का भयानक परिणाम हुआ। कल्पना करो कि अगर पुनः पैक्ट ना होता, थोड़ा सा उल्टा, मैं उल्टा समझाता हूं आप लोगों को, थोड़ा उल्टा, पुनः पैक्ट के उल्टा भी समझाता हूं, दोनों तरफ अगर इसको समझाया जाए। अगर पुनः पैक्ट ना होता, अगर पुनः पैक्ट ना होता तो सबसे पहले क्या होता? सेपरेट इलेक्टेड बरकरार होता। सेपरेट इलेक्टेड बरकरार होता तो क्या होता? आजाद भारत में आने के पहले 37 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव होता, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां वहां हर जगह कांग्रेस को अगर सरकार बनाना है तो हमारी सहायता लिए बगैर कांग्रेस किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बना सकती। 1937 में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत 37 में चुनाव हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, तो 37 के चुनाव में ही हमारे लोग शासक वर्ग में तब्दील हो गए होते, रूलिंग क्लास। अगर पुनः पैक्ट ना होता तो हम लोग 37 के ही चुनाव में रूलिंग क्लास में तब्दील हो गए होते। ये आपको दूसरा साइड समझा रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दूसरी कल्पना करो, अगर आजाद भारत में 1950 के बाद क्या होता? लड़ने झगड़ने वाले सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, लड़ने झगड़ने वाले रामलाल जी की तरह, राजनाथ जी की तरह लड़ने झगड़ने वाले लोग चुनकर जाते। 119 लोग अगर संसद में चुनकर जाते तो जानते हो क्या होता? 119 लोग अगर अपोजिशन में लड़ने झगड़ने वाले चुनकर जाते, तो जब सरदार पटेल गांधी जी को रेवाड़ा जेल में मिलने के लिए गए, गांधी जी को सरदार पटेल ने कहा, गांधी जी आपका जान आजादी के लिए जरूरी है, अछूतों और स्वर्ण हिंदुओं के बीच में आपने अपने आप को सैंडविच क्यों बनाया? जब सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा तो गांधी जी को लगा कि सरदार पटेल को मैं क्या कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। सरदार पटेल को कहा बैठो, महादेव देसाई को कहा जरा मुझे उठाकर बिठाओ, इसको समझाना पड़ेगा। 3 आदमी थे, कोई चौथा आदमी नहीं था। सीक्रेट वार्ता हो रही थी, कोई चौथा आदमी नहीं था। गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा, बहुत फंडामेंटल बात है और सीक्रेट बात है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं सीक्रेट बात है, केवल 3 ही आदमी जानते थे। गांधी जी सरदार पटेल को बोल रहे हैं और महादेव देसाई उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है, पीए है, वो सारा लिख रहे हैं क्या संवाद हो रहा है, कोई चौथा आदमी नहीं जानता। गांधी जी मर गए, सरदार पटेल मर गए, महादेव देसाई भी मर गए, वो डायरी रह गई। जिस डायरी में उन्होंने वो संवाद लिखा वो डायरी रह गई। फिर हमारे जैसे पागल लोगों को साली डायरी नहीं मिलेगी तो कहां किसको मिलेगी भाई? हमने वो डायरी ढूंढकर निकाली जिसका संबंध पुनः पैक्ट के साथ में है। क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं मुसलमानों को पहले से ही सेपरेट इलेक्टेड है। विश्वास जी ने पहले ये मुद्दा इधर बताया 1909 का, मुसलमानों को पहले से ही सेपरेट इलेक्टेड है। अगर अछूतों को भी सेपरेट इलेक्टेड मिल गया तो अछूत और मुसलमान गुंडे, मेरे शब्द नहीं है, गांधी जी के शब्द तरह। नईम साहब, जो रियल रिप्रेजेंटेशन की बात बाबा साहब अंबेडकर करते हैं, गांधी जी उसको क्या कहते हैं? गुंडे। जिसको हम रियल रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जिसको रियल रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, गांधी जी उसको गुंडे कह रहे हैं। अछूत और मुसलमान गुंडे सेपरेट इलेक्टेड के तौर पर चुनकर आएंगे, और ये जब संसद में चुनकर जाएंगे लड़ने झगड़ने वाले लोग, तो सरदार पटेल तुमको दिख नहीं रहा, जल्दी ही देश आजाद होने वाला है और तुम लोग देश के हुक्मरान बनने वाले हो, और जब तुम हुक्मरान बनोगे तो ये लोग संसद में तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे, और तुम्हारा स्वर्ण हिंदुओं का अछूत और मुसलमान गुंडे कत्लेआम भी कर सकते हैं। ये वर्ड मेरा नहीं, गांधी जी का है, कत्लेआम।
ये उस संवाद में, ये संवाद किसी और का लिखा हुआ डिस्टोर्टेड नहीं है, महादेव भाई देसाई जो गांधी जी का प्रिय पिए था उसने लिखा हुआ है। और ये बात अमेरिका की एलिनार जिलियट वो रिसर्च करने के लिए आई और उसने वो डायरी ढूंढकर निकाली, उसने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा, वो किताब हमारे पास में है, वो सारा संवाद उन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से राष्ट्र हित को बाधा पहुंचती है, वगैरह वगैरह जो ये लोग आर्गुमेंट करते थे, सब बकवास और फालतू बातें थी। असली कारण जो गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा वो था असली कारण, अछूत और मुसलमान गुंडे। अब नईम साहब को तो गांधी जी ने गुंडे कहने के बाद भी नईम साहब को मुश्किल है मंच पर से गांधी जी के विरोध में बात करना, मुश्किल है, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। मैं तो कर सकता हूं। अगर आज गांधी जी होते और उपवास करते तो हम उसकी गांधी जी की धज्जियां उड़ा देते। और कहते होने दो साला, सिविल वार होने दो, देख लेंगे। अभी भी क्या है, अभी क्या परिस्थिति मालूम है? हम पुनः पैक का डिनाउंस कर रहे हैं। है किसी कांग्रेसियों की औकात जो आकर के पुनः पैक का समर्थन करे? है देश भर में कोई है? गांधी और कांग्रेस का चेला आए और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो पुनः पैक का समर्थन करे, आ जाए। वो क्या करते हैं? हमारे दलालों, हमारे भड़वों को, हमारे समाज में जो उन्होंने दलाल और भड़वे पैदा किए उन लोगों से आर्टिकल लिखवाते। इधर पुणे में भी लिखवाया। तो हम दलालों और भड़वों के साथ उलझना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने दलाल और भड़वे पैदा किए हैं उनसे लड़ना चाहते हैं। हम दलालों के साथ में नहीं उलझना चाहते, भड़वों के साथ हम उलझना नहीं चाहते। हम तो उन लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं जिन्होंने दलाल का व्यवस्था बनाई, भड़वों की व्यवस्था बनाई और जिन्होंने दलाल और भड़वे पैदा करने का कार्यक्रम शुरू किया। हम उन लोगों से लड़ना चाहते हैं, मगर वो सामने नहीं आते। हम तो कहते हैं आ जाओ, अगर तुम्हारा पुनः पैक सही है आ जाओ, कहो अरे गांधी जी का तो समर्थन करो। कोई कांग्रेसी सारे देश भर में कहीं पर भी गांधी जी का समर्थन करने के लिए। साथियों, ये जो भयानक बात है, ये भयानक बात गांधी जी ने सरदार पटेल को कही, इससे सिद्ध होता है कि जो राष्ट्रहित वगैरह का जो मामला है ये बकवास था। साथियों, पूना पैक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट और ड्वेल वोटिंग से जो परिणाम हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो परिणाम आज भी बहुत भयानक है। तो पूना पैक्ट अगर ना होता तो हमारे लोग आजाद भारत में 119 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते, अपोजिशन में काम करते, और अपोजिशन में काम करते हुए अगर वो बैकवर्ड क्लासेस का मामला खड़ा करते, बैकवर्ड आकर जुड़ जाता, माइनॉरिटी का मामला खड़ा करते, वो आकर जुड़ जाता। एक चुनाव, दो चुनाव और तीसरे चुनाव में इस देश में हमारा 1965-70 तक बहुमत हो जाता और 70 आते आते हम लोग रूलिंग क्लास में, नेशनल लेवल पर रूलिंग क्लास में तब्दील हो जाते। क्या ये हाइपोथेटिक थिंकिंग हमारे बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आता है? इसको ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, एक कल्पना करने का। अगर पूना पैक्ट ना होता तो क्या होता? पूना पैक्ट ना होता, रियल रिप्रेजेंटेशन होता। रियल रिप्रेजेंटेशन लड़ाई झगड़ा करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करता है। और इससे क्या होता? अगर हम बैकवर्ड का मामला उठाते, माइनॉरिटी का मामला उठाते, जैसे आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बैकवर्ड क्लास का मामला उठाते हैं, पूना पैक्ट ने शेड्यूल कास्ट लोगों का ए राष्ट्रव्यापी आंदोलन तबाह बर्बाद कर दिया। उनका जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था वो तबाह बर्बाद कर दिया। आदिवासियों का जहां जहां भी इंडिपेंडेंट आंदोलन था, क्या आदिवासियों को पता है कि उनका जो भी इंडिपेंडेंट आंदोलन था वो कैसे तबाह हुआ?
क्या है? उनके पास कोई लॉजिक है? मैं कहता हूं, अगर आदिवासियों का कोई इंडिपेंडेंट आंदोलन था, अगर वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, पूना पैक्ट उसके लिए कारण है। क्योंकि दलालों और भड़वों को हमारे लोगों ने प्रतिनिधि माना, और जो लड़ाई झगड़ा करने वाले थे वो चुनाव हारते रहे, और लोगों ने उनको मार्केट से आउट किया, और इस तरह से दलाल और भड़वे हमारे आंदोलन पर छा गए, और परिणामतः हमारे महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो निर्माण किया गया था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पूना पैक्ट अगर ना होता, पूना पैक्ट ना होता, हम लोग शासक वर्ग हो गए होते, रूलिंग क्लास हो गए होते। मगर साथियों, पूना पैक्ट हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ? एक बात, सबसे पहले हम लोग रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। हमको दलाल, बड़वे, चमचे, स्टूज, पिछलग्गू, पिट्ठू, कुत्ते, गद्दार मिले। हम रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे, दलाल मिले, भड़वे मिले। ये दलाल और भड़वे कैसे पैदा हुए? पूना पैक्ट से हुए। पूना पैक्ट किसने किया? गांधी जी ने किया। इसलिए गांधी जी दलालों और भड़वों के पिताश्री है। हिस्टोरिकल बात कर रहे हो भाई। गांधी जी के पूना पैक्ट से दलाल भड़वे पैदा हुए, इसलिए गांधी जी दलालों और भड़वों के पिताश्री है। जैसे महाभारत में मामाश्री हुआ करता था। साथियों, हम रिप्रेजेंटेशन की मांग करते थे, हम लोगों को दलाल और बड़वे मिले। दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर का यहां उन्होंने लिखा हुआ एक सेंटेंस है अंग्रेजी का। उन्होंने लिखा, पूना पैक्ट डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। मैं तो अंग्रेजी का जानकार नहीं हूं, मगर ये जो शब्द है इतना भयानक है, डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिया, मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये पूना पैक्ट की वजह से हमारे वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया। अगर हमारा वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया तो हमारे लिए लोकतंत्र खत्म हो गया भाई। लोकतंत्र ही एक आशा होती है, खत्म हो गया। हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुनकर नहीं ला सकते, और जिनको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आते हैं।